एक गांव था होशियारपुर, जिसमें जमींदार हंसमुख सिंह अपने इलाके का सबसे होशियार आदमी था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वो ये कि उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। जिस दिन 2-4 लोगों को परेशान न करता, उस दिन उसे चैन न पड़ता। आज कुछ बेचैनी सी हो रही है। बहुत दिनों से ना तो किसी को कोई चूना लगाया है और ना ही परेशान किया है। क्यों ना कहीं चलकर लोगों को परेशान किया जाए। सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा किया और चलने की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसने देखा, मेरी जेब में तो एक फुट्टी कौड़ी नहीं है। अब क्या किया जाए? तब कैसे उल्लू बनाऊंगा लोगों को? अरे सुनती हो? अरे घर में कोई चीज है जो मेरे काम आ सके? अब आपके इस ठगी के काम के लिए कोई पैसे तो मेरे पास है नहीं। सेर भर घी होगा, इसी को बेचकर अपना काम चलाओ। अरे हट पगली, सेर भर घी क्यों खराब किया जाए? हैं? पाव भर काफी है। एक काम करो, एक मटकी में गले तक मिट्टी भर लो, ऊपर से पाव भर घी थोप दो, फिर मटकी घी से भरी भरी दिखने लगेगी। अरे वाह मेरी कमला रानी, तू तो मेरे साथ रहकर खूब चतुर हो गई है। सही कहा, तुम जैसे कंजूस और ठग के साथ रहते रहते ऐसे ही कामों में दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद हंसमुख ने मिट्टी से भरी मटकी में ऊपर से थोड़ा देसी घी थेप कर मटकी हाथ में लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली, बाजार और मोहल्लों से होते हुए वो एक सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। उसने देखा दुकान पर चांदी की मूठ वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। तलवार देखकर हंसमुख जी की आंख ललचा गई। वाह क्या चीज है ये तलवार, तो हंसमुख के पास ही जचेगी। बात करनी चाहिए, सौदा पट जाए तो मजा आ जाएगा। कौन हो भाई? इस गांव के नहीं लगते हो? भाई लाला, तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी को खुजलाते हुए लाला जी बोले। तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहां से आए हो और इस मटके में क्या है? लाला जी, इस मटके में गांव का शुद्ध देसी घी है, एकदम ताजा घी। घी देखकर लाला के मुंह से लार टपक पड़ी और लाला बोला, देखो भाई, ये तलवार भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, मगर मैंने देखा कि तुमको ये तलवार बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस घी के बदले मैं अपनी तलवार तुम्हें देता हूँ। हंसमुख को उम्मीद न थी कि सौदा इतना सस्ता पड़ जाएगा। उसने तलवार को म्यान से निकाला और खूब अच्छी तरह देखभाल कर फिर म्यान में खोस दी। इस सौदे के कारण दोनों की जान पहचान हो गई। लौटते हुए लाला जी बोले, हंसमुख, अगली बार आओ तो जितना हो सके उतना घी साथ लेते आना। बदले में अपनी पसंद की कोई भी दूसरी चीज लेते जाना। अगली बार भाभी के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। अच्छा ठीक है, अगली बार बड़ी वाली मटके लाऊंगा। कहकर हंसमुख चल दिया। उसे डर था कहीं उसके रहते भंडा न फूट जाए। वो फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वो जंगल में पहुंचा तो सोचा, चांदी की तलवार तो सस्ते में मिल गई, क्यों ना तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। पेड़ पर लगते ही तलवार मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गई। देखकर हंसमुख का मन खराब हो गया। वो बोला, अच्छा तो अच्छा वाला काटा है हंसमुख तेरा। वाह रे लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर लाला जब घर पहुंचा, कहाँ हो भाग्यवान? आज बाजार में एक आदमी आया था, उसको बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। क्यों, आप लोगों को ठगते हो? किसी दिन आपकी ये हरकत किसी को पता चल जाएगी तो आप उसी बाजार बिना कपड़ों के नजर आओगे। क्या कुछ भी बोलती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, गांव का शुद्ध घी। मगर जैसे ही उसने मटकी खोली और एक पलटे से घी निकाला, उसमें थोड़ा सा घी और बाकी मिट्टी सामने दिखी। अरे ये क्या? मटकी में तो मिट्टी भरी पड़ी है। ये क्या? इसमें तो मिट्टी भरी है और वो तो आपको उल्लू बना गया। इमली ये देखकर खूब हंसने लगी। लाला तो मन ही मन उसकी अक्ल की दाद देने लगा।
ये तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत गए। एक दिन हंसमुख ने सोचा, कई दिन हो गए, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार और कोई नहीं हो सकता। उसने उल्लू बनाया था मुन्ने, सबक तो सिखाना बनता है। उसने अपनी लाठी चादर उठा ली और गांव जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर जमे थे। हंसमुख को देखते ही उठकर स्वागत किया। अरे आओ आओ हंसमुख भाई, कहो हंसमुख जी, तलवार कैसी लगी आपको? लाला जी, चीज तो लाजवाब थी, बहुत उम्दा चीज रखते हो, लेकिन घी में भी खूब स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध घी में स्वाद ना आए तो लोग गांव से घी क्यों मंगवाएं हैं? लाला जी ने हंसमुख को प्रेम से अपने पास बिठा लिया, उठकर चिलम भर ली और बोले, हंसमुख जी, अब तो 2-4 दिन यहीं रहो। हंसमुख ने बात मान ली। शाम को खूब चकाचक भोजन बना। खाने के लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठे। 2 थाल सामने आए। लाला जी ने सोने के थाल में खाना लगाकर हंसमुख के आगे रखा और स्वयं चांदी की थाल ले ली। लाला जी, आपने आज दिल खुश कर दिया। आप तो खाना भी सोने की थाली में देते हो। लाला ने मन में सोचा, क्यों, सोना देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। अरे अरे हंसमुख, मैं तो मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखते ही हंसमुख खाना पीना भूल गया। सोचने लगा, खाना तो अपनी जगह, किसी तरह ये सोने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो आंगन में दोनों की खाटें बराबर बराबर लगा दी गईं। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वे खर्राटे भरने लगे, थाल निकाल कर उसे एक कीचड़ वाले तालाब में दबाता हूँ। हंसमुख उठा और चुपके से थाल लेकर तालाब के कीचड़ में दबा आया। आधी रात को लाला जी की आंख खुल गई तो देखा, थाल गायब है। जालिम ने कमाल कर दिया, रातों रात काम बना लिया। हंसमुख के जूतों पर तालाब की कीचड़ लगी थी। उन्हें समझते देर न लगी। थाल तालाब के कीचड़ में दबाया गया है। हंसमुख जब नींद में पड़ा रहा, लाला जी कीचड़ में दबे थाल को निकाल लाए। सुबह आंख खुलने पर हंसमुख ने वापस लौटने की जल्दबाजी की और बोला, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, लेकिन आंख नहीं खुली। कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने पर हंसमुख ने सोने का थाल अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यार, लाला तो बड़ा धनवान मालूम पड़ता है। लाला जी, आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे। ना ना, एक ही थाल है, वो भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर हंसमुख ताड़ गया। लाला भी कम उस्ताद नहीं है, वो रातों रात थाल तालाब से निकाल लाया है। उसके चेहरे पर थाल के निकल जाने का दुख था, लेकिन अपना दुख उसने जाहिर न होने दिया। अब वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी हंसमुख से बोले, हंसमुख, भलाई इसी में है कि हम आपस में मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। तुम्हारी और हमारी अक्ल भी एक जैसी है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर हंसमुख बोला, जी मंजूर है। हम लोग कहीं दूर देश चलें, जहाँ कोई हमें न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की रियासत में जा पहुंचे। रियासत के नवाब की 10 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छाया है। लगता है यहाँ कुछ हुआ है। लग तो रहा है कुछ हुआ है, चलकर देखते हैं। महल में तो काफी लोग दिख रहे हैं, अपने मतलब का कुछ मिलेगा यहाँ पर। क्या लाला जी, कुछ तो जरूर मिलेगा। नवाब तो काफी रईस लग रहा है।
दोनों मित्रों ने इस वातावरण से फायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने भेष बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे। साहूकार की वेशभूषा पहनकर वे साहूकार बन गए और हंसमुख कान में पेंसिल खोस कर उनका मुनीम बन गया। कागजों का एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर वो सेठ जी के साथ दरबार में जा धमका। आज नवाब का मृत्यु भोज दिया जा रहा था। आप सभी से गुजारिश है कि नवाब साहब को दुआ दें। दरबार में मुल्ला, मौलवी और दूसरे कई लोग इकट्ठा थे। साहूकार को दरबार में आया देख सभी ने उनकी आवभगत की। कुछ देर शांति से बैठने के बाद मुनीम जी ने बड़े मौलवी से पूछा, नवाब साहब कहीं बाहर गए हैं क्या? मुनीम की बात सुनकर मौलवी उदास होकर बोला, मुनीम जी, नवाब साहब तो खुदा को प्यारे हो गए। आज उनका मृत्यु भोज दिया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने ऐसी सूरत बना ली मानो उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोश ही हो गए। उसकी ये दशा देखकर दरबार में खलबली मच गई। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां आ पहुंचा। मुनीम ने बताया, अरे 10 वर्ष पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपए लिए थे। दोस्ती के नाते लिखा पढ़ी कुछ नहीं की थी, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए हैं। सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। ठंडा पानी मंगाकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर जोर से चिल्लाए, नवाब साहब, मेरे 10,000 रुपए। हाय 10,000, यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर तुमसे ले लूंगा। कहकर वे फिर बेहोश हो गए। देखकर मौलवियों ने सोचा, ये बनिया कहीं पैसे के पीछे जान दे दे, अगर मर गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा गया। बोला, खुदा के लिए सेठ की जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पे न लग जाए। मैं अभी सारी रकम चुकता कर दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। पूछा, सेठ जी, आपके पास कोई सबूत है कि मेरे वालिद ने आपसे 10,000 रुपए लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं, किंतु यदि मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो। नवाब साहब खुद बोलेंगे कि रुपए लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मशवरा किया। सेठ बोला, अंधेरा होने के पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का जब नवाब से पूछे तब ठीक ठाक जवाब देना। अरे मियाँ, घबराते क्यों हो? बेफिक्र रहो। लेकिन बरखुरदार, कहीं रुपया लेकर चंपत ना हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम भाग लो। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय नवाब की मजार पर सारे शहर के लोग इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक तरफ सेठ जी खड़े थे, दूसरे किनारे नवाब के साहबजादे आकर खड़े हो गए। कब्र पर झुककर साहबजादे ने पूछा, अबूजान, ये साहूकार बोल रहा है कि आपने इससे 10,000 रुपए उधार लिए थे। हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी। तुम उन्हें 10 के बजाय 15,000 रुपए दे दो। उनका एहसान मैं आज भी नहीं भूल सकता। सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके थे। जल्द ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 लेकर सेठ जी के कदम जमीन पर नहीं पड़ते थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। अब कौन जाकर जमींदार को कब्र से निकाले है? किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे सो अलग। सब लोग चले जाएं तब निकलूंगा। आवाज तो किसी की नहीं आ रही है बाहर। थोड़ी दूर जाने के बाद लाला को लगा, अगर हंसमुख निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वापस आकर लाला जी हंसमुख से पूछता है, और भाई हंसमुख, कैसे हो? अंदर सब ठीक है कि नहीं? लाला जी, बाहर बैठे क्या बात कर रहे हो? अंदर आ जाओ तुम भी, अपने आप पता चल जाएगा। जल्दी बाहर निकालो। लाला जी ने सोचा, ये पत्थर मैं कब्र पर रख देता हूँ, ना तो ये बाहर आएगा और ना हिस्सा जाएगा।
हंसमुख किसी तरह स्वयं निकल आए तो ठीक है, ना निकला तो वहीं उसका राम नाम सत हो जाएगा। हंसमुख अंदर चिल्लाता हुआ बोला, अरे निकाल दे मुझे लाला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा लाला। सेठ बगल में गठरी दबाए तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। हंसमुख कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा कर रहा था और सोच रहा था कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए, और अंत में अपनी पूरी ताकत लगाकर वो कब्र से बाहर आ निकला। लाला तू तो गया रे,